दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर शो में। आज फिर MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ लगातार लेकर आ रहे हैं। संडे को भी लेके आए थे और आज मंडे को आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपने पहले पढ़ चुके हैं और एक रिपीटेड क्लास जिसमें कि आपको 55 से लेके और 60 के बीच में क्वेश्चन आपको लगातार मिल सकते हैं। समय जरूर लग सकता है। मैंने सोचा आज संडे है तो आप लोगों के लिए रिविजन करके पेपर को यहाँ वहाँ से मिक्सअप करके आपको एक बार रिपीट करवा दूं। अगर आपको रिवीजन सही लगेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर इतना लंबा रिवीजन सही नहीं है, हमारे को नए क्वेश्चन चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रिवीजन की। अगर आपने रिवीजन कर रखा है तो आपको पीछे नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जब तक आपको पीछे वाला नहीं आता है तो आपको आगे बढ़ने का थोड़ा ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पीछे ही याद नहीं है पिछला क्या पढ़ा था तो आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन है ज्यादा 50, 55 या 60 इतने होंगे, है ना। कहीं पर कट फट भी होगा तो आप उस हिसाब से वहां पे बात कर लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चन है सब, आपने सुन भी रखे हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है आज का वो रहा आपका क्वेश्चन है, अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम यूनिक नंबर प्राण जनरेटेड व्हाट इज द पी स्टैंड फॉर प्राण। जो आपका एनपीएस होता है, एनपीएस में होता है प्राण, ठीक है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि जो पी है उसकी स्टैंड फॉर्म क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहला है प्रीमियम, दूसरा है प्रेजेंट, तीसरा है परमानेंट और चौथा है पेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमानेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने पढ़ा भी रखा प्राण के बारे में, आपको ज्यादा क्या बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो इसलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेक्स आर देयर एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अगर मैं बात करता हूँ तो चेक कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 4, 6, 5 और 3। चेक आपको पता ही है, बियरर चेक, क्रॉस चेक, ठीक है, और पोस्ट डेटेड चेक, स्टाइल चेक। तो आपने मेरे को ये बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने आपको इतने बता ही दिए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कि चेक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना एनआई, उसमें ये बताया गया कि कितने चेक, चेक के क्या क्या टाइप है। मैंने आपको इतने तो बता दिया, आपने नंबर ऑफ डिजिट बताना है कि इतने टाइप के चेक होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच इज इंडिया फर्स्ट वाइड लेवल एटीएम। कि भारत में किसने सबसे पहले वाइड लेवल एटीएम की शुरुआत की थी। वाइड लेवल एटीएम मैंने आपको बताया था, जिनको नॉन बैंक सेट करते हैं ना, नॉन बैंक जिनको सेट करते हैं उनको वाइड लेवल एटीएम कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका बकरांगी, दूसरा इंडिकस, तीसरा इंडियन एटीएम और चौथा है मनी स्पॉट एटीएम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिकस एटीएम ने वाइड लेवल एटीएम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू डेबिट कार्ड्स इन एमडीआर एम स्टैंड फॉर। जो एमडीआर होता है, एमडीआर में एम की स्टैंड फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है मिनिमम, दूसरा है मैक्सिमम, तीसरा है मर्चेंट, चौथा है माइक्रो। तो इस जो एम की जो फुल फॉर्म होगी एमडीआर में वो होगी मर्चेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज यूपीआई लॉन्च इन इंडिया। भारत में यूपीआई कब लॉन्च किया गया था। मैंने आपको कल भी शायद परसों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2016, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि जो भीम ऐप है वो कितनी भाषाओं में भीम ऐप। डायरेक्ट ही क्वेश्चन है ना, ये तो आपको याद भी हो गया होगा। पहले 10 भाषाओं में, 12, 20, ये 15 भाषाओं में। तो जो जो भीम ऐप है वो है आपकी टोटल 20 भाषाओं में ना,
ऑप्शन नंबर थर्ड मिट गया यहाँ से, 20 भाषाओं में भीम ऐप है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम विल बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स एंड नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है और उसको अपना जो टीडीएस है वो नहीं कटवाना, उसको इसमें से कौन सा फॉर्म डिपॉजिट करना पड़ेगा? अगर वो टीडीएस नहीं कटवाना चाहता, फॉर्म 60, फॉर्म 15H, फॉर्म 61 और फॉर्म 15। तो उसको जो फॉर्म है वो फॉर्म 15H उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि उसका टीडीएस ना कटे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज कंपोनेंट ऑफ। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्रॉप और मोर क्रॉप जो कंपोनेंट है किससे रिगार्डिंग है? पहला ऑप्शन है PMKSY, अगला है PMFBY, दूसरा है PM स्वनिधि योजना और लास्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला आंसर इसका ना, ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस कंपोनेंट। अगर PMKSY की बात बताऊं आपको, PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY पर ड्रॉप सिंचाई के लिए होता है। अगर मैं PMFBY की फुल फॉर्म बताऊं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और मैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये जो वेंडर थे, जो स्ट्रीट वेंडर, उनके लिए थी, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द टर्नओवर ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसका टाइम पीरियड कितना है? पहला ऑप्शन है 3 साल, दूसरा है 5 साल, तीसरा है 1 साल, चौथा है 7 साल। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आज भी मेरे पास मैसेज आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म डायरेक्टली बता देता हूं मैं, तीसरी फुल फॉर्म है इसकी ना, अब ये तो मेरे को भी याद है भाई, कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। आज भी किसी ने मेरे को पुरानी वीडियो का मैसेज भेजा था कि सर इसका आंसर 3 होगा। मेरे को पता नहीं चलता है कि क्योंकि अलग अलग लोग लेट देखते हैं वीडियो, तो इसलिए उनको लेट पता लगता है कि कौन सा आंसर गलत है कौन सा सही है। इतने में फिर मेरे को पता नहीं लगता कि आपने कौन सा क्वेश्चन पूछ रखा है। अगर आप क्वेश्चन का नाम सही, अगर आप क्वेश्चन लिख के भेजोगे तो फिर तो ठीक भी है, तो आप ऐसे भेजते हो तो फिर मेरे को पता नहीं लगता, फिर मैं आपको जवाब नहीं दे पाता कि किस आंसर की बात हो रही होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनऑपरेटिव अकाउंट टर्न इनटू डीप अकाउंट आफ्टर 2 ट्रांजैक्शन फॉर। के अगर एक इनऑपरेटिव अकाउंट होता है ना जो 2 साल में इनऑपरेटिव हो जाता है, तो वो डीप अकाउंट कब बनता है? डीप अकाउंट तब बनता है जब किसी खाते में कोई भी लेन देन नहीं हो रहा हो, तो वो खाता डीप में चला जाता है। कब जाता है वो डीप में, कितने साल में? पहला ऑप्शन है वो 2 साल में, दूसरा है 5 साल, तीसरा है 10 साल और चौथा है 13 साल। तो वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 10 साल के अंदर डीप में अकाउंट चला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है टीडीएस डिडक्शन ऑफ एफडी इंटरेस्ट विदाउट पेन लिंक इन अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में या आपका जो एफडी है पेन लिंक नहीं है तो कितना परसेंट आपका टीडीएस कटेगा? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 5%, तीसरा है 20% और चौथा है 12%। तो यहाँ पर आ जाएगा वो 20%, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका टीडीएस कट जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड। कि जो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट है, जो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट है उसको कब पास किया गया था? पहला ऑप्शन है 1934, दूसरा है 1947, तीसरा है 1949 और चौथा है 1969। अगर मैं 1934 की बात करता हूँ तो पहला ऑप्शन है
यहाँ पर जो आरबीआई का एक्ट आया था ना, वो आया था। ठीक है, अर्थात 1935 में आरबीआई की स्थापना हो गई थी। 1947 में भारत आजाद हुआ था। 1949 इसका करेक्ट आंसर है, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट का। और जो 1969 है, इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब आपने मेरे को ये बताना कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। ठीक है, और उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, लेकिन आपने मेरे को 1969 में आंसर बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कल परसों भी आया था। विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट इज रिलीज्ड बाय, कि जो कस्टमर लोन नहीं चुका पाता, ठीक है, जो कस्टमर लोन नहीं चुका पाता अपने अकाउंट का, तो उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। तो उसकी जो लिस्ट है उसको कौन जारी करता है? पहला ऑप्शन है कॉमर्शियल बैंक, दूसरा आरबीआई, तीसरा सिविल, चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसको करता है आरबीआई, है ना। कल भी ये क्वेश्चन था, आज भी रिपीटेड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन है बुलियन डीलर्स ज्वेलर्स आर कैटेगरी अंडर, जो बुलियन होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, जो सोना आभूषणों का व्यापार करते हैं, वो कौन सी कैटेगरी के रिस्क में आते हैं? पहला है लो रिस्क में, दूसरा मीडियम, तीसरा हाई और चौथा है नन ऑफ दिस। तो जो ये जो ज्वेलर्स, ये बुलियन डीलर्स होते हैं, ये आते हैं हाई रिस्क में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा तेज चला जा रहा है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ, जो इंटरेस्ट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पहला डेली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअली। अगर कैलकुलेट की बात करूंगा मैं, तो कैलकुलेट किया जाता है डेली बेसिस पे। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर देने की बात नहीं है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट इज पेबल इन सेविंग अकाउंट ऑन बेसिस, जो सेविंग अकाउंट में जो पे होता है, देखो यहाँ ऊपर वाला था तो कैलकुलेट हो रहा था डेली, लेकिन यहाँ पे अगर पे हो रहा है तो पे कैसे होगा? डेली होगा पे? नहीं। क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा या एनुअली होगा? तो जो आपका इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली पे होता है सेविंग अकाउंट पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आधा, टैक्स फ्री इंटरेस्ट ऑन एफडी फॉर सीनियर सिटीजन इज 20,000, 30,000, 40,000। ऑप्शन इसमें नहीं होंगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एफडीआई है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन है फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और चौथा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी तो मैं बता ही दे रहा हूँ आपको, है ना। एफडीआई इज द फॉर्मुलेशन पॉलिसी ऑफ हिच नोडल डिपार्टमेंट, जो एफडीआई है वो जो किस नोडल डिपार्टमेंट के साथ पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है? पहला ऑप्शन है नाबार्ड के साथ, क्या एफडीआई की बात हो रही, ठीक है। दूसरा है सेबी के साथ, तीसरा है आरबीआई के साथ, और जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, डिपार्टमेंटल ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जो ट्रेड हो रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो इस नोडल डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट कॉल्ड, इनमें से कौन सा वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है? पहला है कॉर्पोरेट फंड को, दूसरा है म्यूचुअल फंड को, तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और चौथा है पब्लिक फंड इन्वेस्टमेंट को। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो अगर आप स्विफ्ट की फुल फॉर्म देखोगे, स्विफ्ट की उसमें भी सोशल वर्ल्ड वाइड करके आता है ना। तो वर्ल्ड वाइड मतलब इंटरनेशनली हो रहा है, फॉरेन में हो रहा है, विदेश में, इसलिए आपने थोड़ा बहुत ऐसे भी क्वेश्चनों को एलिमिनेट कर देना है। नेक्स्ट, एफडीआई इन इंडियन
इंडिया इज अलाउड बाय 2 मोर गवर्नमेंट रूल एंड, जो सरकार के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अलाउड हैं जो मोड्स, वो कैसे हैं? पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक रूट है, बैंक रूट है, ट्रेड है, या ऑल ऑफ द अबव है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक ही होते हैं। ठीक है एफडीआई, सुन लिया भाई। बहुत इंटरेस्ट क्वेश्चन आज। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कैन हेल्प, कि फॉरेन जो डायरेक्ट एफडीआई है वो कैसे बढ़ता है? पहला ऑप्शन है सर्कुलेशन ऑफ मनी, मनी के चलन से। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी से। तीसरा है सप्लाई से, और चौथा है एम्प्लॉयमेंट से। हमेशा जो फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई जो बढ़ता है ना, वो बढ़ता है हमेशा एम्प्लॉयमेंट से। एम्प्लॉयमेंट बोले तो रोजगार से ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। कौन सा? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक के बटन को जरूर जरूर दबाएं, ताकि अगर आप लाइक का बटन दबाओगे तो क्या पता किसी और भाई को भी पता लग जाए। और तब इसमें पढ़ने में भी होता है कि हाँ यार बंदे कितने चैनल को पसंद कर रहे हैं और कितने लोग मतलब इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी से पता अंदाजा रहता है कि हाँ यार है, स्टाफ में इंटरेस्ट है। ठीक है, थोड़ा इनको संडे देना है, मंडे देना है, मतलब रोज ही देना है। और जो मैं रोज देता हूँ 100+1%, अगर कोई दिन आप बता दो कि सर छूट जाएगा, तभी हो जाता है। अब कितना टाइम लगता होगा? आधा घंटा बोलना पड़ता है, जबकि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। क्यों? कई बंदों ने बोला सर एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे को क्विज दे दो। लो भाई पकड़ो क्विज, ऐसे हो जाता है ना। इसलिए आपने लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबाना है, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे कितने मित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेपो रेट द इंडिया इज अनाउंस्ड बाय, कि भारत में जो रेपो रेट है ना, उसको कौन अनाउंस करता है? पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार। दूसरा है प्रधानमंत्री। तीसरा आरबीआई, और चौथा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति। तो आपको पता है जो रेपो रेट का काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का ना, आरबीआई का रेपो रेट का काम हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये जो बैंकिंग है, मैंने आपको बताया था कि जो सेक्टर होते हैं ना इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का सेक्टर होता है, प्राथमिक सेक्टर होता है, एक द्वितीयक सेक्टर होता है, और एक तृतीयक होता है ना। अब इतना तो कहाँ बताऊँ आपको, मैंने आपको उस दिन बताया प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र होते हैं जिनको सेक्टर बोलते हैं। तो जो हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं, जितने भी लोग सेवा दे रहे हैं, मैं बैंकिंग की बात नहीं कर रहा, कोई कहीं पे अपनी नौकरी कर रहा है, तो वो बोल रहा है वो कौन से सेक्टर में आता है। देखो मैंने प्राथमिक बोला जिसको प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी बोला जिसको द्वितीय बोलते हैं। आपके सामने अगर टर्सरी सेक्टर आ जाएगा तो उसको तृतीयक सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, टर्सरी आ जाएगा तो उसको तृतीयक सेक्टर बोलते हैं। और चौथा है बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तो जो बैंकिंग आती है ना, यहाँ पे बैंकिंग पूछ रखा है, देखो बैंकिंग, ये जो बैंकिंग आएगा आपके सामने, तो बैंकिंग हम आते हैं हमेशा टर्सरी सेक्टर में। ठीक है भाई, सेवा के क्षेत्र में आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया कि व्हाट आर द ग्रीन लेवल एटीएम। ये जो ग्रीन हरा एटीएम होता है वो किसके लिए होता है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं। एटीएम आर इंस्टॉल्ड फॉर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ग्रीन एग्रीकल्चर के लिए मैंने आपको बता दिया है ना। पिंक महिलाओं के लिए है। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं पूरा। एटीएम इज मीन ओनली फॉर महिलाओं के लिए। एटीएम आर यूज्ड इन द शेयर ट्रांजेक्शन, और एटीएम आर नॉट owned by the bank, instead they are taken on lease to provide the service to the customer। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी महिलाओं के लिए मैंने आपको बता दिया, बी वाला पिंक है, और जो शेयर के लिए होता है वो ऑरेंज होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट, बस थोड़ा और कम बच गया। व्हाट इज द व्हाइट लेवल एटीएम, सफेद एटीएम किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एटीएम सेटअप बाय कॉमर्शियल बैंक, जो एटीएम कॉमर्शियल बैंक द्वारा सेट किए जाते हैं। दूसरा है एटीएम सेटअप बाय शेड्यूल बैंक, जो एटीएम
शेड्यूल बैंक द्वारा सेट किए जाते हैं। और तीसरा है सेट एटीएम सेटअप बाय नॉन बैंक, जो नॉन बैंकिंग के द्वारा जिनको सेट किया जाता है। और चौथा है एटीएम फ्रेंचाइज सेटअप बाय फॉरेन बैंक, जिनको फॉरेन बैंक सेटअप करते हैं। लेकिन जो वाइड लेवल एटीएम है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि नॉन बैंक्स होता है। नॉन बैंक्स कौन से होते हैं? आपने देखा होगा दुकानों के सामने ना एटीएम लगे होते हैं, जिनके लिए कहा जाता है इंडिका कैश, फलाना कैश, टिकड़ा कैश, उस पर लिखा भी होता है कि ये वाइड लेवल एटीएम है। अगर आप किसी नॉन बैंकिंग एटीएम से रुपए निकालोगे ना, उसमें लिखा होता है कि ये वाइड लेवल एटीएम है। तो आपने चेक भी करना है उसको कभी कभार ना, कि हाँ यार ये क्या है, ये सही है कि ही हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक द इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया? कि भारत में सबसे पहले कौन से बैंक ने एटीएम चालू किया था? पहला है एसबीआई ने, दूसरा एचएसबीसी, तीसरा आईसीआईसी और चौथा है आईडीएफसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एचएसबीसी। एचएसबीसी ने भारत में सबसे पहले एटीएम चालू किया था। ठीक है, एचएसबीसी ने। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्लेम कितना है? ये तो आपको मैंने बता रखा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए, है ना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो क्लेम है वो 2 लाख रुपए, जो मैं लगातार आपको बताते जा रहा हूँ। मैं तो वैसे ही आपको वो नहीं बता रहा मैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम राशि कितना है? पहला ऑप्शन है 36 रुपए, 20 रुपए, 12 रुपए और 436 रुपए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 रुपए। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएल? सीआरएल की फुल फॉर्म क्या होगी? पहला ऑप्शन है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिव्यूइंग लिमिटेड, दूसरा है कंपनी एनालिसिस एंड रिवोल्यूशन रोटेशनल लिमिटेड, तीसरा है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। और ये जो सीआरएल है ये एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, ये एक रेटिंग एजेंसी हो जाएगी सीआरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लोगों ने मेरे को दे रखा है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ सीजीटी एमएससी? इसका आंसर आप लोग बता रखा है। आपने मेरे को दोबारा इसको कमेंट सेक्शन में इसको बताना है। आपने मेरे को पहले भी बताया है, और जो भाई नए जुड़े हैं वो जरूर इसका आंसर जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स इज कॉल्ड। अगर शॉर्ट टर्म का जो अल्पकालिक ऋणों का जो बाजार है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शॉर्ट नोटिस क्रेडिट मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट, तीसरा है एक्सेप्टेंस मार्केट है, चौथा है डिस्काउंट मार्केट। तो जो अगर मैं शॉर्ट टर्म लोन की बात करता हूं तो इसके लिए आंसर हो जाएगा मनी मार्केट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, काइंड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से प्रकार हैं? यानी वित्तीय बाजारों के प्रकार। पहला है मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट, चौथा है ए एंड बी, तीसरा है ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दिस। जो मैं कई बार ऐसे बोल देता हूँ लेकिन टिक कहीं और लगा देता हूँ, तो आप लोग समझ जाया करो कि आंसर इसका क्या है। ठीक है, क्योंकि कल भी ऐसे हुआ था कि मैंने एनआरएलएम के लिए टिक मारा था मैंने 2016 पे, बोला मैंने 2016, और वहां पे मैंने टिक कर दिया टिक किया 2013 और बोल दिया 2016। तो एक एक जो स्टाफ था उसने मेरे को मैसेज दिया था कि सर ये बताओ कि इसका क्या है आंसर। फिर मैंने देखा अरे यार इसका तो मैंने शायद 13 बोल रखा है, और इसका करेक्ट आंसर है 16। तो ये चीज थोड़ा आप लोग अब मेरे साथ इतने दिन हो गए हैं तो आप लोग को समझ जाना चाहिए हाँ यार कि सर हो जाता है कई बार इतने क्वेश्चन आंसर कराते कराते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। इनमें से कैपिटल मार्केट का कौन सा हिस्सा नहीं है? पूंजी बाजार का कौन सा हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है गिफ्ट एज मार्केट, दूसरा है ओल्ड कैपिटल मार्केट, तीसरा है न्यू इशू मार्केट, चौथा है
कॉमर्शियल पेपर मार्केट, तो आपको पता है कॉमर्शियल पेपर मार्केट इसका हिस्सा नहीं है, तो आपने बताना मेरे को किसका हिस्सा है कॉमर्शियल पेपर मार्केट। एक बंदा है मंजीत स्टाफ करके, मंजीत करके, वो बताएगा इसका आंसर। एक स्टाफ है मंजीत करके, तो मैं मंजीत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका आंसर बताएं। मंजीत है ना कोई, वो काफी आंसर देते हैं मंजीत जी। आंसर तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन अगर आप आंसर देते हो तो फिर अच्छा भी लगता है मेरे को। तो एक कॉमर्शियल पेपर मार्केट बताएंगे कि क्या है वो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द ओल्ड इशू मार्केट इज कॉल्ड, पुराने निर्गम बाजार को क्या कहा जाता है? पहला है स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है प्राइमरी मार्केट, तीसरा है सिक्योरिटी मार्केट, चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो सबसे पुराने मार्केट है उसको कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द, थोड़ा नहीं दिख रहा आपको, क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। हु इज द रेगुलेट इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको कौन रेगुलेट करता है, बीमा को, है ना? पहला सेबी, मैंने फुल फॉर्म भी लिखी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और चौथा है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जो ये इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अकाउंट वेयर कैश इज डिपॉजिट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इज, कि वह खाता ऐसा कौन सा है जिसमें निश्चित अवधि के लिए नगदी जमा की जाती है? पहला है सेविंग अकाउंट, दूसरा FD, तीसरा करंट अकाउंट और चौथा RD। तो जो फिक्स डिपॉजिट के लिए FD को जमा किया जाता है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, इनमें से जो ऑप्शन लिखे हैं कि कॉमर्शियल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? सबसे पहले ATM फैसिलिटी, उसका फंक्शन है। दूसरा है टेली बैंकिंग, फंक्शन है। तीसरा है बुलियन ट्रेडिंग, उसका फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंटरनेट बैंकिंग उसका फंक्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, बुलियन बैंकिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरफासी एक्ट नॉट एप्लीकेबल इन, सरफासी एक्ट है किसमें लागू नहीं होता है? पहला मशीनरी, इसमें होता है। दूसरा एग्रीकल्चर, इसमें भी होता है। लेकिन जो ये KVP है इसमें नहीं होता है सरफासी एक्ट, सरफासी। ठीक है, नेक्स्ट है सरफासी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, सरफासी अधिनियम कब पास हुआ था? पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा 2002, तीसरा 2013, चौथा है 2012। तो सरफासी एक्ट है वो 2005 में उसको पारित किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जल्दी हो रहा होगा ना, मैंने आपको बताया क्वेश्चन होते हैं तो जल्दी होता है। व्हेन RBI स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPA गाइडलाइन, कि RBI ने NPA दिशा निर्देशों का कार्य कब शुरू किया था? NPA हो रहे थे अकाउंट, उसका कार्य कब शुरू किया था? पहला ऑप्शन है 1990, 1991, 1992 और 1995। तो उसका करेक्ट आंसर है 1992 की बात हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था 1992 में NPA RBI ने इम्प्लीमेंटेशन किया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेस्ट्रो अकाउंट? उस दिन मैंने आपको लोरो अकाउंट पूछा था ना, आज है नेस्ट्रो, और किसी दिन आएगा वेस्ट्रो, वो तो वेस्ट्रो अकाउंट है ना। वो मैंने वेस्ट्रो अकाउंट तो मैंने आपको पूछा था, लेकिन नेस्ट्रो नहीं पूछा था। नेस्ट्रो क्या होता है? योर अकाउंट विद मी,
माई अकाउंट विद यू, अवर अकाउंट विद यू और नन ऑफ दीज। तो इसमें देखो करेक्ट आंसर है माई अकाउंट विद यू। नेस्ट्रो होता है कि मेरा अकाउंट आपके साथ है, वो होता है नेस्ट्रो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। टाइम भी ज़्यादा हो गया है, आधा घंटा। आप लोगों का टाइम को देखते हुए मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ती है। नेक्स्ट अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग कम्स इन द फील्ड ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि इनमें से कौन कौन प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आता है। प्राइवेट सेक्टर आपने इतना पढ़ लिया होगा। पहला है एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमई आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें सब आते हैं ना। एमएसएमई के अंदर एग्रीकल्चर, एमएसएमई, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सब आते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। कहीं आपके पास ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत फंसेंगे और आप बोलोगे सर आपने उस दिन ये बताया था, ये क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ इसलिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ एनपीएस। एनपीएस की जो आयु है वो कितनी है? 18 से 40, 21 से 65, 18 से 70 या 21 से 65। तो अगर मैं एनपीएस की एज की बात करता हूँ तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, 18 से 70 साल तक है एनपीएस। और आपने मेरे को एनपीएस की फुल फॉर्म बता देनी क्या है ना। सब आदमियों ने बतानी, जितने भी हमारे को देख रहे हैं स्टाफ, सब ने इसका आंसर हमारे को बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गार्निशी एंड कोर्ट। गार्निशी और कोर्ट के क्या संबंध होगा? पहला है क्रेडिटर और डेबिटर, दूसरा है डेबिटर और ट्रस्टी, तीसरा है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, चौथा है ड्रॉवर और ड्रावी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो बैंक हो जाएगा गार्निशी है, ट्रस्टी है और बेनिफिशियरी हो जाएगा कोर्ट। ठीक है, और मैंने आपके लिए परसों एक वो डाला था शॉर्ट्स, ड्रावर, ड्राई और पी में क्या अंतर है, आप उसको भी देख लें। इसमें बहुत फंसते हैं लोग। इसमें अगर हिंदी में आएगा नहीं, वहां पे इंग्लिश आएगा, ड्रावर कौन है, ड्राई कौन है और पेई कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला और आज का अंतिम ही करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, फिर देखेंगे कभी किसी दिन कि हाउ मेनी डेज इज द चेक वैलिडिटी, वैलिडिटी ऑफ चेक, कि चेक की जो वैलिडिटी होती है वो कितने दिन की होती है। पहला ऑप्शन है 120 दिन, दूसरा 60 दिन, तीसरा 90 दिन और चौथा है 180 दिन। तो चेक की जो वैलिडिटी होती है वो होती है मात्र ऑप्शन नंबर थर्ड 60 दिन। ठीक है साथियों। ठीक है दोस्तों, कई लोग मेरे से बड़े भी होंगे, तो माफी चाहता हूँ, कई बार कुछ बोल देता हूँ ना, पहले बोलता नहीं मैं वैसे, क्योंकि सब लोग स्टाफ हैं, ऐसे तो कुछ है नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति है ना। तो माफी चाहता हूँ अगर कई बार मैं बोल भी देता हूँ। तो बस आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। संडे को भी आपको सेशन मिल गया, मंडे को भी आपको कम से कम मेरे हिसाब से क्वेश्चन अब 50 तो कम हो गए, थोड़ा मैंने एक आधा पेज को नहीं लिया है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ो और एग्ज़ाम क्लियर करके, मैं ये बस सोच रहा हूँ कि मेरे लिए कब मैसेज आएगा कि सर मेरा हो गया, सर मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। बस मैं इसी की तलाश में हूँ, कब मेरे लिए मैसेज आएगा। पीएनबी, एसबीआई, यूको, यूबीआई, कैनरा, यहाँ से मेरे लिए कब मैसेज आएगा। इंडियन बैंक, जितने भी सरकारी बैंक है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कि कब आएगा मैसेज सर हमारा हो गया। अपने जो आपकी बैंक का जो कुछ जैसे एसबीआई वालों का योनो ऐप है, उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान। और अगर मैं बात करूं पीएनबी की, पीएनबी का जो अपना मेनू ऑप्शन है उस पर ध्यान देते हुए, बाकी जैसे यूको बैंक का अपना कब स्टेब्लिश हुआ था, कौन कौन उसके सीईओ है, मतलब ब्रांच क्या कब स्टेब्लिश हुई थी, तो वो सब अपने अपने बैंकों का थोड़ा बहुत आप देखते रहना। और आप अपने जो बैंक में कर्मचारी हैं, जो स्टाफ होगा, बीएम और एबीएम, उनसे रिक्वेस्ट करें सर हमारे को बताओ कि अकाउंट ओपनिंग का क्या है, आरटीजीएस का क्या है, एनईएफटी का क्या है। मैं आपको रोज बताता रहता हूँ
क्योंकि आपके लिए वहां पे ये चीज आएंगी, क्यों बनाने के लिए आएगा, शेफ के लिए आएगा, तो आपने वहां पे हाथ खड़े नहीं करने। थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हो, तो ये भी आपने करके आना है, तभी जाकर हमारे को तभी तसल्ली मिलेगी जब आप बोलोगे सर डन हो गया, बस। ठीक है भैया, तो फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। बहुत हो गया लेक्चर भी, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।